नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका माई स्टडी मेट ऐप और यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, हम पढ़ रहे थे रसायन विज्ञान कक्षा 12 का पहला चैप्टर ठोस अवस्था, जिसकी पहली क्लास में हमने बात की थी क्रिस्टलीय संरचना की और क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर की। बच्चों, आज हम जानेंगे कि ठोसों का वर्गीकरण और किन आधार पर किया जा सकता है और ये प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। तो आइए इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, विभिन्न प्रकार के यौगिकों में विभिन्न प्रकार के बंध पाए जाते हैं, अर्थात प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पदार्थों का होने में विभिन्न प्रकार के बंध अपना योगदान देते हैं। जैसे कुछ यौगिक आयनिक प्रकृति के हो सकते हैं, कुछ यौगिक जो है सहसंयोजक बंधों के माध्यम से बनते हैं। इसी प्रकार कुछ यौगिक धात्विक बंध के माध्यम से बनते हैं, या कुछ यौगिकों में धात्विक बंध पाया जाता है और कुछ यौगिक जैसे कि बर्फ, ठोस CO2, ठोस आयोडीन वगैरह में आणविक प्रकार के बंध पाए जाते हैं। तो अगला जो हमारा वर्गीकरण है वो इसी आधार पर आधारित है कि ठोसों के मध्य पाए जाने वाले अंतराण्विक या अंतर परमाण्विक बलों के आधार पर हम ठोसों को कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर हम ठोसों के वर्गीकरण की बात करें तो विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण ठोस के अवयवी कणों के मध्य आरोपित या लगने वाले अंतराण्विक या अंतर आयनिक बलों की प्रकृति के आधार पर ठोसों को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ठोसों के जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कणों के आधार पर उनके मध्य लगने वाले या आरोपित होने वाले विभिन्न बलों को के आधार पर इन्हें हम 4 प्रकारों में विभाजित करते हैं। अर्थात ठोस के 4 प्रकार होते हैं उनके मध्य पाए जाने वाले बलों के आधार पर। इनमें से पहला जो प्रकार है हमारे पास वह होता है आयनिक ठोस या आयनिक सॉलिड। बच्चों, आयनिक ठोस या आयनिक सॉलिड जो है उनके कुछ उदाहरण आप जैसे कि NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, जिंक क्लोराइड आदि जानते हैं। ये आयनिक ठोस कहलाते हैं या आयनिक प्रकार के ठोस होते हैं। दूसरा प्रकार का जो बंध ठोसों में पाया जाता है वह होता है सहसंयोजक बंध, और इससे बनने वाले ठोस कहलाते हैं सहसंयोजक ठोस। तो सहसंयोजक ठोसों के जो उदाहरण हैं हमारे पास वे होते हैं जैसे हीरा, ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, क्वार्ट्ज यानी कि SiO2 इत्यादि। ये जो भी ठोस हमने अभी देखे, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड वगैरह, ये ठोस जो हैं ये सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। आगे इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि सहसंयोजक प्रकृति क्या होती है और कैसे ये बंध बनते हैं। तीसरा प्रकार का जो ठोस होता है अंतराण्विक या अंतरायनिक बंधों के आधार पर वह होता है धात्विक ठोस। इस प्रकार के ठोस में आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीज, क्रोमियम इत्यादि धातुएं आती है।
चौथे प्रकार का जो ठोस होते हैं हमारे पास वे होते हैं आणविक ठोस। ऑर्गन, मेथेन, ठोस CO2, ठोस जल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आयोडीन आदि ठोस अवस्था में जब होते हैं तो ये सभी आणविक ठोस बनाते हैं या मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाते हैं। तो बच्चों आगे हम चर्चा करेंगे इन चारों प्रकार के ठोसों की। तो पहला ठोस जो हमारे पास है वह है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस या आयनिक सॉलिड में अगर हम बात करें कि कैसे बनते हैं तो देखिए बच्चों, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है NaCl का। NaCl के क्रिस्टल बनने में जो कणों की व्यवस्था होती है उसमें कण कुछ इस प्रकार से पाए जाते हैं। जैसे हमने एक ये क्रिस्टल ले लिया, इस क्रिस्टल में कुछ परमाणु जो है वो या कुछ आयन जो है वो होंगे सोडियम के और कुछ परमाणु या आयन होंगे क्लोराइड के। तो इस प्रकार से हमारे पास में सोडियम और क्लोराइड के आयन है जो कि एकांतर क्रम में व्यवस्थित है। तो इस प्रकार का जो ठोस बनेगा ये ठोस कहलाएगा आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में दो प्रकार के अवयवी कण पाए जाते हैं जिन्हें हम आयन कहते हैं, धनायन और ऋणायन। तो सोडियम क्लोराइड के निर्माण में सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन के रूप में मौजूद होता है। क्योंकि एक धनायन है और एक ऋणायन है, अतः इनके मध्य आकर्षण बल काम करता है, प्रबल आकर्षण बल काम करता है। जब ये क्रिस्टल में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि एक धनायन के पश्चात एक ऋणायन आता है, फिर ऋणायन के पश्चात फिर से धनायन आता है, इसी प्रकार ये एकांतर क्रम में जब व्यवस्थित होते हैं तो आप यहाँ ये देख सकते हैं कि प्रत्येक धनायन अपने चारों तरफ के ऋणायन से घिरा हुआ होता है और उनसे यह आकर्षण महसूस करता है या बंध बनाता है, जिसे हम आयनिक बंध कहते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक ऋणायन अपने आसपास के धनायनों से घिरा हुआ रहता है और उनसे आकर्षण महसूस करता है, उनसे बंध बनाता है, जिसे हम आयनिक बंध कहते हैं। तो इस प्रकार के ठोसों में जो अवयवी कण है धनायन और ऋणायन, इनके मध्य प्रबल आकर्षण पाया जाता है। आयनिक यौगिकों में धनायन व ऋणायन के मध्य प्रबल आकर्षण पाया जाता है। अगर हम इस आकर्षण बल की प्रकृति की बात करें तो यह एक प्रकार का स्थिर वैद्युत आकर्षण होता है। धनायन व ऋणायन में पाए जाने वाले आकर्षण को हम स्थिर वैद्युत आकर्षण के नाम से जानते हैं। तो जैसे हमारे पास में एक सोडियम आयन है और एक क्लोराइड आयन है, इन दोनों के मध्य का जो आकर्षण होगा वह स्थिर वैद्युत आकर्षण कहलाएगा। तो आयनिक ठोस के अंदर अवयवी कण होते हैं धनायन और ऋणायन, और इनके मध्य जो आकर्षण पाया जाता है वह होता है स्थिर वैद्युत आकर्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इसके बाद आगे हम बात करें बच्चों, तो अगला जो बिंदु है हमारे पास आयनिक ठोस को लेके, आयनिक ठोसों में भंगुर प्रकृति पाई जाती है। भंगुर प्रकृति क्या होती है, आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आगे हम बात करते हैं आयनिक ठोस की, आयनिक सॉलिड। ऐसे ठोस जिनके निर्माण में एक धनायन और एक ऋणायन भाग लेते हों वे ठोस आयनिक ठोस या आयनिक सॉलिड कहलाते हैं। इस प्रकार के ठोसों के उदाहरण आप भली भांति जानते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड,
कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक क्लोराइड, जिंक फ्लोराइड। तो इस तरह के जो यौगिक हैं ये सभी आयनिक श्रेणी में आते हैं। आइए हम जानते हैं कि इन ठोसों का निर्माण कैसे होता है और इनके कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो आयनिक सॉलिड में या आयनिक ठोस में, जैसे हम उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड लें, तो इनमें जो अवयवी कण हैं, अर्थात इस प्रकार के ठोसों को बनाने वाले जो अवयवी कण हैं वे आयन होते हैं। तो इसमें एक धनायन होगा और एक ऋणायन होगा, क्योंकि इसके अवयवी कण क्या होंगे? आयन होंगे। अर्थात इस प्रकार के ठोस आयनों से मिलकर बनेंगे। तो इनमें से एक तो ऋणायन होगा और एक धनायन होगा। एक ऋणायन और एक धनायन के पास में आने के कारण इनके मध्य आकर्षण बल काम करेंगे और बंध निर्माण होगा, और इसकी वजह से ये जो ठोस हैं ये आयनिक ठोस बनेंगे। जैसे हमारे पास एक क्रिस्टल संरचना है जिसमें हमने एक आयनिक ठोस सोडियम क्लोराइड का उदाहरण लेते हैं। तो हमारे पास, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक क्रिस्टल संरचना है। इस क्रिस्टल संरचना में कुछ परमाणु या कुछ कण व्यवस्थित हमने किए हुए हैं। जब यह आयनिक ठोस बनेगा तो उस समय इसमें अवयवी कण आयन होंगे, जिनमें से कुछ कण तो धनायन के रूप में और कुछ कण ऋणायन के रूप में पाए जाएंगे। इस प्रकार हमारे पास ये सोडियम के कण हैं जिन्हें हमने धनायन के रूप में लिया है, और ये क्लोराइड के कण हैं या क्लोराइड आयन हैं जिन्हें हमने ऋणायन के रूप में लिया है। तो इस प्रकार के ठोस में आप क्या देखते हैं कि एक धनायन के पास में ऋणायन मौजूद रहता है। इस प्रकार ऋणायन के फिर आगे धनायन मौजूद रहता है। अगर आप इनमें से किसी भी एक आयन को देखेंगे, जैसे अगर हम इस धनायन पर गौर करें, तो आप पाएंगे कि इस धनायन के सभी तरफ ऋणायन मौजूद है। अर्थात यह धनायन अपने चारों ओर से ऋणायनों से आकर्षण महसूस करता है और उनके साथ बहुत ही मजबूती से जुड़ा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से एक धनायन अपने चारों ओर के जब ऋणायनों से घिरा हुआ हो और उनसे आकर्षण महसूस कर रहा हो, तो ऐसे बनने वाले ठोस आयनिक ठोस कहलाएंगे। ठीक इसके विपरीत प्रत्येक ऋणायन जो होता है उसको भी आप यहां देख सकते हैं कि प्रत्येक ऋणायन अपने चारों ओर धनायन से घिरा हुआ होता है। अर्थात धनायन के समान ही प्रत्येक ऋणायन भी अपने सभी दिशाओं से धनायन से घिरा हुआ रहता है और सभी दिशाओं में वो धनायन से आकर्षण महसूस करता है, जिसकी वजह से एक मजबूत बंध का निर्माण होगा और ऐसे जो ठोस बनेंगे वे आयनिक ठोस कहलाएंगे। तो आयनिक ठोस में आप कल्पना कर सकते हैं कि यह बहुत ही मजबूत बंध होगा, क्योंकि आप यहां देख पा रहे हैं कि आकर्षण की मात्रा बहुत ज्यादा है। जैसा कि एक आयन अपने चारों तरफ के सभी आयनों से आकर्षण महसूस कर रहा है। तो आकर्षण की मात्रा ज्यादा होने से प्रबल बंध का निर्माण होगा और ऐसे ठोस मजबूत उच्च गलनांक क्वथनांक वाले होंगे। देखिए, अगर हम इसके कुछ बिंदुओं की चर्चा करें तो आयनिक ठोस में अवयवी कण जो होते हैं, अर्थात वे कण जो इस प्रकार के ठोसों का निर्माण करते हैं, वे अवयवी कण कहलाते हैं। तो अवयवी कण जो हैं वो आयन होते हैं जिन्हें हम धनायन के रूप में और ऋणायन के रूप में जानते हैं। तो आयनिक ठोसों के अवयवी कण क्या होंगे? धनायन और ऋणायन। आगे हम देखेंगे आकर्षण बल। आकर्षण बल जो है वह इनमें स्थिर वैद्युत आकर्षण पाया
जाता है। स्थिर वैद्युत क्यों? धनायन और ऋणायन में लगने वाले आकर्षण को हम स्थिर वैद्युत आकर्षण के नाम से जानते हैं, जैसा कि आप भौतिक विज्ञान में सीखते भी हैं। तो ऐसा आकर्षण स्थिर वैद्युत आकर्षण इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहलाता है। तो बच्चों में ध्यान रखेंगे कि यहां पर आकर्षण कौन से प्रकार का पाया जाता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण। जैसे हमारे पास में यहां पे एक ऋणायन क्लोराइड और एक धनायन सोडियम मौजूद है, तो इनके मध्य का जो आकर्षण पाया जा रहा है यह आकर्षण स्थिर वैद्युत आकर्षण कहलाएगा। इसमें बच्चों आगे हम जानेंगे कि इनके मध्य पाए जाने वाले बच्चों आगे इसमें हम जानेंगे कि इस प्रकार के ठोसों की प्रकृति कैसी होती है। तो इस प्रकार के ठोसों की प्रकृति भंगुर होती है या ब्रिटल नेचर होती है। भंगुर प्रकृति हम कहते हैं कि किसी पदार्थ पर अगर हम किसी दूसरे पदार्थ की या किसी दूसरे वस्तु की चोट करते हैं, आघात करते हैं, तो यदि वह टुकड़ों में बिखर जाता है तो इस प्रकार के जो ठोस हैं वे ठोस क्या कहलाते हैं? भंगुर कहलाते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि जो आयनिक ठोस हैं वो भंगुर क्यों होते हैं। हमारे पास यहां पर एक आयनिक ठोस है। इस प्रकार के आयनिक ठोस में यदि हम इसके एक सिरे पर किसी भारी वस्तु की चोट करें तो क्या होगा कि इसका एक हिस्सा नीचे की ओर खिसकेगा। उसकी वजह से हमें यहां पर भंगुर प्रकृति देखने को मिलेगी। तो समझते हैं कि ऐसा यहां पर क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि धनायन ऋणायन के निकट धनायन और धनायन के निकट ऋणायन मौजूद है, अर्थात इस पूरे क्रिस्टल में आकर्षण मौजूद है धनायन और ऋणायन के मध्य। लेकिन किसी भारी वस्तु की चोट करने से इसका एक हिस्सा नीचे की ओर खिसकता है, इसका एक हिस्सा नीचे की ओर खिसकता है, और इस प्रकार ही नीचे जाने से आप क्या देख पाएंगे कि अब इसमें धनायन के पास में धनायन, ऋणायन के पास में ऋणायन, और समान स्थितियों पर आपको समान आयन देखने को मिलेंगे, जो इसमें प्रतिकर्षण का कारण बनते हैं। और यहां से ये पूरा क्रिस्टल दो हिस्सों में टूट जाता है और एक हिस्सा ये यहां से टूट करके अलग हो जाता है। इस प्रकार ये दो टुकड़ों में बट जाएगा। तो यहां से हमने देखा कि आयनिक ठोस भंगुर प्रकृति के होते हैं। अगर हम आयनिक ठोसों के गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो आयनिक ठोसों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, हाई होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयनिक ठोसों में पाए जाने वाला बंध, आयनिक बंध मजबूत प्रकृति का होता है, उनके मध्य पाए जाने वाला आकर्षण बल अधिक होता है। अतः इस प्रकार के ठोसों में कण बहुत ही मजबूती से जुड़े हुए रहते हैं, आयन बहुत मजबूती से जुड़े हुए रहते हैं। उनको अलग करने के लिए हमें काफी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस वजह से इनके गलनांक और क्वथनांक का मान काफी ज्यादा होता है। अगला जो हम चर्चा करेंगे वह गुण है चालकता। आयनिक ठोसों की जो चालकता है वो कुछ इस प्रकार होती है कि ठोस अवस्था में ये कुचालक होते हैं, जबकि द्रवित या जलीय विलीन अवस्था में ये सुचालक होता है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर आपके पास कोई आयनिक ठोस है, अगर आप उस आयनिक ठोस को सीधे ही वैद्युत धारा के परिपथ से जोड़ें तो इसमें धारा का चालन नहीं होगा, क्योंकि धारा चालन के लिए आवेश का प्रवाह होना आवश्यक है। और चूंकि यहां पर आयन जो है वो अपनी जगह पर स्थिर हैं और अपने चारों ओर के विपरीत आयनों से प्रबल आकर्षण के द्वारा जुड़े हुए हैं, इस कारण ये आयन अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते या इनमें गति होना संभव नहीं है।
इस वजह से जो आयनिक ठोस है उनके अंदर ठोस अवस्था में धारा का चालन नहीं होगा या ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक कुचालक होते हैं। अगर आप इसी ठोस को द्रव अवस्था में बदल दें तो द्रव अवस्था में बदल देने से क्या होता है कि जैसे हमने इसको द्रव अवस्था में परिवर्तित कर दिया तो द्रव अवस्था में बदल देने से ये जो आयन है ये दूर दूर हो जाते हैं, इनके मध्य आकर्षण जो है वो घट जाता है और आकर्षण घट जाने की वजह से अगर आप इसमें इलेक्ट्रोड लगाकर धारा का प्रवाह करोगे तो ये आयन अब यहां पर गति कर सकते हैं, इस कारण इसमें धारा का चालन होगा। अर्थात आयनिक ठोसों में ठोस अवस्था में धारा का चालन नहीं होता, ठोस अवस्था में ये कुचालक होते हैं, जबकि द्रव अवस्था में ये धारा के सुचालक होते हैं। या अगर हम इन्हीं ठोसों को जल में घोलकर इनका जलीय विलयन बना दें तो जलीय विलयन में इनकी चालकता और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके आयनों के मध्य दूरी बढ़ जाने से इनके अंदर होने वाली गति और आसान हो जाती है। तो सबसे ज्यादा चालकता ये प्रदर्शित करते हैं जलीय विलयन अवस्था में, उससे कम द्रवित अवस्था में, और सबसे कम ये चालकता प्रदर्शित करते हैं या चालकता प्रदर्शित ही नहीं करते हैं ठोस अवस्था में। अगले प्रकार के ठोस जो हम सीखेंगे वह है सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं? कोवलेंट सॉलिड जिनको हम कहते हैं या नेटवर्क सॉलिड भी इनको हम कहते हैं। इस प्रकार के ठोसों में अवयवी कण परमाणु होते हैं। अवयवी कण इस प्रकार के ठोसों में परमाणु होते हैं, अर्थात परमाणु से मिलकर बनने वाले ठोस सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। इनके मध्य पाया जाने वाला आकर्षण सहसंयोजी आकर्षण या इलेक्ट्रॉन के साझे से पाया जाने वाला आकर्षण होता है। सहसंयोजी आकर्षण या इलेक्ट्रॉन का साझा। देखिए, जैसे अगर हम हीरे की बात करें, हीरे यानी कि डायमंड में कार्बन की लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण होता है और कार्बन से कार्बन जुड़ने के कारण बनी ये श्रृंखलाएं असंख्य कार्बनों की हो सकती हैं। तो इस वजह से लंबी श्रृंखलाएं बनती जाती हैं और ये एक बड़े आकार का कण बनने से ठोस रूप धारण कर लेता है या ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो ऐसे ठोस सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं क्योंकि इनके मध्य बंध इलेक्ट्रॉन के साझे से बनता है। जैसे दो कार्बन के मध्य इलेक्ट्रॉन का साझा होने से सहसंयोजक बंध बनता है और यह बंध आगे आगे श्रृंखला में चलता रहता है और नए कार्बन इससे जुड़ते रहते हैं। इस कारण ये बहुत ही लंबा चलने वाला बंध है। आगे से आगे बंध कई सारे कणों तक या कई सारे परमाणुओं तक चलता रहेगा। एक बहुत बड़ा नेटवर्क या बहुत बड़ा जाल इस बंध के माध्यम से हमें मिलेगा। तो इस कारण सहसंयोजक जो ठोस होते हैं इन्हें हम नेटवर्क ठोस या नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। इस प्रकार के ठोसों की प्रकृति भंगुर ही होती है, आयनिक के समान ही होती है। इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि सहसंयोजक बंध एक प्रकार का प्रबल बंध है या सहसंयोजी आकर्षण जो है ये प्रबल आकर्षण होता है। तो प्रबल होने की वजह से बंध कैसा बनेगा? कठोर बंध बनेगा, मजबूत बंध बनेगा। तो इनके गलनांक और क्वथनांक के जो मान है वो उच्च होंगे। चालकता की अगर हम बात करें
तो इस प्रकार के जो ठोस हैं ये कुचालक होते हैं, इनमें चालकता नहीं पाई जाती है, ना तो ठोस अवस्था में, ना ही द्रव अवस्था में, ना ही विलयन अवस्था में, क्योंकि धारा चालन के लिए आयन होना आवश्यक है। चूंकि इस प्रकार के ठोसों में आयन नहीं होते हैं, परमाणुओं के मध्य बंध बनता है, तो आयन या आवेश की अनुपलब्धता की वजह से ये जो ठोस हैं ये कुचालक प्रकृति के होते हैं। इसमें एक हमारे पास ग्रेफाइट ऐसा यौगिक है जो कि इसका अपवाद होता है। अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। आइए हम जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ग्रेफाइट में एक कार्बन अपने निकट के 3 कार्बन से बंध बनाता है और इस प्रकार इसके नेटवर्क में सभी कार्बन आगे से आगे 3 बंधों का निर्माण करते जाते हैं। इस प्रकार 3 बंधों का निर्माण होने से प्रत्येक कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में उपलब्ध रह जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन एक चतुष्क संयोजी तत्व है, टेट्रावेलेंट यौगिक है, टेट्रावेलेंट तत्व है, एलिमेंट है, चतुष्क संयोजी तत्व है, यह 4 बंध बनाता है। तो अगर इसके 3 ही बंधों का निर्माण यहां पर होगा तो एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कार्बन पर अयुग्मित अवस्था में उपलब्ध रहेगा। यह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि जब हम इसके अंदर परिपथ के माध्यम से धारा प्रवाहित करेंगे तो यह चालन दर्शाएगा। क्यों? क्योंकि यह मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर धारा चालन के लिए उपलब्ध रहेगा और इस कारण आपका जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट सुचालक होगा। इस प्रकार के ठोसों को हम नेटवर्क ठोस कहते हैं, जैसा कि हमने अभी सीखा, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें एक के बाद एक परमाणु आगे जुड़कर एक लंबे नेटवर्क का या लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें हम नेटवर्क ठोस या नेटवर्क सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। अगले प्रकार के ठोस की अगर हम चर्चा करें तो उससे पहले हम जानेंगे हीरे की संरचना और ग्रेफाइट की संरचना। हीरे और ग्रेफाइट की संरचना में यहां आप देख सकते हैं कि हीरे की संरचना चतुष्क फलकीय संरचना होती है, जिसमें एक कार्बन अपने निकट के 4 कार्बनों से जुड़ा हुआ रहता है। यहां पे कोण 109 डिग्री के और 120 डिग्री के पाए जाते हैं, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं। साथ ही ये जो बंध लंबाई है कार्बन से कार्बन की, ये बंध लंबाई 154 एंगस्ट्रॉम 1.54 एंगस्ट्रॉम 1.54 एंगस्ट्रॉम पाई जाती है। यहां हम इस तरह से ये ड्रॉ करके देख सकते हैं कि कैसे डायमंड में या हीरे के अंदर चतुष्क फलकीय संरचना पाई जाती है। तो ये हम इसके माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम ग्रेफाइट की बात करेंगे। ग्रेफाइट में संरचना षटकोणीय होती है और षटकोणीय आकार की वलयों की परतें एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती हैं ग्रेफाइट में। जैसा कि हम यहां देख पा रहे हैं कि 2 परतें हैं जिनके मध्य की दूरी 3.35 एंगस्ट्रॉम है और 60 डिग्री के कोण बनाते हुए कार्बन की वलय हमारे पास यहां मौजूद है। ग्रेफाइट की परतीय संरचना के कारण ग्रेफाइट में चिकनाई होती है। इसे हम स्नेहक के रूप में काम में लेते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट की ये परतें एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, स्लिप होती हैं, जिसकी वजह से यह चिकनाई का गुण प्रदर्शित करता है।
अगले प्रकार का ठोस हम पढ़ेंगे धात्विक ठोस। धात्विक ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें धात्विक बंध पाया जाता है। पहले हम देखते हैं कि धात्विक बंध क्या होता है और कैसे इसका निर्माण होता है। धात्विक बंध की अगर हम बात करें तो धात्विक बंध में जैसे हमने एक क्रिस्टल लिया, ये एक धातु का हमारे पास क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल में ये कुछ धातु के धनायन अष्टियां हैं। आप जानते हैं कि धातु जो है वो धनायन बनाते हैं। धातु के धनायन अष्टि या कर्नेल कहलाते हैं। तो ये धातु के धनायन या अष्टियां हमारे पास यहां मौजूद हैं। इन अष्टियों से जो निष्कासित इलेक्ट्रॉन है, अर्थात जैसे आयरन हमने यहां पे लिया है, तो आयरन जब आयरन 2+ बना, आयरन जब आयरन 2+ बना यानी कि फेरस बना, तो फेरस बनने में इससे 2 इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हुआ। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ इस आयन के चारों तरफ उपस्थित होंगे। ठीक इसी प्रकार इस आयरन से निकले इलेक्ट्रॉन भी इसके चारों तरफ उपस्थित होंगे। ऐसा सभी आयनों में होगा। तो यहां पर खूब सारे इलेक्ट्रॉन हमारे पास इन धनायनों के चारों ओर इकट्ठे हो जाएंगे, जिसे हम यहां पर कुछ इस प्रकार दर्शा सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है जो इनके चारों तरफ मौजूद है। इसे हम कहते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का समुद्र। यानी कि धात्विक ठोसों में धातु के धनायन या कर्नेल या धनायन अष्टि जो है इलेक्ट्रॉन के समुद्र में उपस्थित होती है एक प्रकार से। यहां पर जो धनायन अष्टियां हैं वो अपने आसपास के ऋणायनों से यानी कि अपने अगल बगल के इलेक्ट्रॉनों से आकर्षण महसूस करती है। इस वजह से यहां पर एक बंध का निर्माण होता है जिसे हम धात्विक बंध के नाम से जानते हैं। यह धात्विक बंध प्रबल भी हो सकता है और दुर्बल भी हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि यहां पर धनायन अष्टि और इलेक्ट्रॉन किस अनुपात में उपलब्ध है। जैसे सोडियम जैसे परमाणुओं से प्रति परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन का निष्कासन ही होता है आयन बनने के दौरान। तो ऐसे जो ठोस बनेंगे धात्विक, उनकी प्रकृति दुर्बल होगी क्योंकि उनमें आकर्षण की मात्रा इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से कम होगी। जबकि ऐसे परमाणु जो कि 2 या 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, क्रोमियम, मैग्नीज, तो इनमें क्या होगा, प्रति धनायन उपलब्ध इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होने की वजह से आकर्षण ज्यादा होगा और एक प्रबल प्रकार के बंध का निर्माण होगा। तो ऐसे ठोस दुर्बल भी बना होते हैं और प्रबल भी होते हैं। तो हमने यहां पे देखा कि धात्विक बंध का निर्माण किस प्रकार होता है। यहां पे इलेक्ट्रॉन सी यानी कि समुद्र होता है जिसमें धनायन अष्टि जिसे हम कर्नेल के नाम से जानते हैं उपस्थित होती हैं। इन धनायन अष्टि और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण की वजह से निर्माण होता है किसका, धात्विक बंध का। इस बंध की हम कुछ सामान्य जानकारियां इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे कि अवयवी कण। इसमें इस बंध निर्माण में भाग लेने वाले अवयवी कण होते हैं धातु आयन। धातु आयन इस बंध को बनाने में भाग
लेते हैं। दूसरा, आकर्षण। चूंकि यहां पर आकर्षण धनायन और इलेक्ट्रॉन के मध्य है, तो दोनों एक प्रकार से विपरीत आकर्षण है, विपरीत आवेश है। तो विपरीत आवेशों के मध्य पाया जाने वाला आकर्षण स्थिर वैद्युत आकर्षण कहलाता है। तो यहां पर आकर्षण कौन सा पाया जाएगा? स्थिर वैद्युत आकर्षण पाया जाएगा। अगर हम इनकी प्रकृति की बात करें तो इनकी प्रकृति तन्य होती है या डक्टाइल होती है। ये आयनिक ठोसों की भांति भंगुर प्रकृति के नहीं होते, क्योंकि इनके अंदर अगर आप इसको किसी चीज से, किसी ठोस वस्तु से पीटते हैं तो धनायन पर आघात होने से धनायन अपनी जगह बदल लेते हैं, लेकिन जगह बदलने के बावजूद भी उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन ही मौजूद रहेंगे, अर्थात उसमें आकर्षण पूर्व की भांति ही होता रहेगा। केवल धनायन की जगह बदलेगी, आकर्षण की स्थिति में कोई परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलेगा। इस कारण धात्विक ठोसों पर जब हम किसी भारी चीज की चोट करते हैं तो वे टूटकर बिखर जाने की बजाय चपटे हो जाते हैं। उनकी जो मोटाई है वो कम होती जाती है, जिसे हम तन्यता कहते हैं या डक्टाइल नेचर कहते हैं। इस कारण धातुओं के तार आसानी से बनाए जा सकते हैं। अगर हम इनके गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो इनके गलनांक और क्वथनांक निम्न से उच्च तक हमें प्राप्त होते हैं। यह निर्भर करता है धात्विक बंध की प्रबलता पर। जिन ठोसों में धात्विक बंध दुर्बल पाया जाता है उनके गलनांक क्वथनांक कम होते हैं, और जिन ठोसों में धात्विक बंध प्रबल पाया जाता है उनके गलनांक क्वथनांक अधिक होते हैं। अगर हम चालकता की बात करें तो ये ठोस अवस्था में भी सुचालक होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप यहां देख पा रहे हैं कि जब हमारे पास कोई धात्विक ठोस है तो धात्विक ठोस में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर आप इस ठोस को परिपथ से जोड़ते हैं, वैद्युत परिपथ में जोड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर लगातार गति कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन की लगातार गति होने की वजह से यहां पर धारा चालन ठोस अवस्था में भी होगा। अर्थात जो धात्विक ठोस होते हैं इनके अंदर चूंकि ठोस अवस्था में भी मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ये ठोस अवस्था में भी धारा का चालन करते हैं। अगला जो प्रकार का हम ठोस है वह देखेंगे आणविक ठोस। आणविक ठोस क्या होते हैं? अणुओं के मध्य बंध बनने से बनने वाले ठोस आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसा कि कुछ ठोसों की अगर हम बात करें, जैसे बर्फ। बर्फ जल के अणुओं के मध्य बंध बनने की वजह से ठोस रूप में प्राप्त होती है, लेकिन यहां पर ना तो यह ठोस आयनिक प्रकार का होता है, ना ही इसका निर्माण सहसंयोजक बंधों की मदद से हुआ है, और ना ही जल के अणु धात्विक प्रकृति रखते हैं या इनमें धात्विक बंध पाया जाता है। लेकिन फिर भी जल ठोस अवस्था में या बर्फ के रूप में पाया जा सकता है। तो इसका हम अध्ययन इस प्रकार करेंगे कि ऐसे कौन से बंध हैं जो इन कणों के मध्य या इन अणुओं के मध्य पाए जाते हैं, जिनकी वजह से ये ठोस रूप ग्रहण कर लेते हैं। तो देखिए, आणविक ठोस या मॉलिक्यूलर सॉलिड हाइड्रोजन बंध या वॉन्डर वॉल बंध के कारण बनने वाले ठोस आणविक ठोस कहलाते हैं। इन्हें 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अर्थात ऐसे ठोस जो हाइड्रोजन बंध या वॉन्डर वॉल बंध के कारण बनते हों आणविक ठोस कहलाते हैं, और ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। इन 3 प्रकारों में जो पहला प्रकार होता है
वह होता है अध्रुवीय आणविक ठोस। और दूसरा प्रकार होता है ध्रुवीय आणविक ठोस। तीसरा प्रकार होता है हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस। तो पहले प्रकार की अगर हम बात करें तो अध्रुवीय आणविक ठोस यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। जैसा कि इसके नाम से हमें पता लग रहा है कि यह नॉन पोलर यानी कि अध्रुवीय होगा, यानी कि ऐसे अणुओं के मध्य जब बंध बन रहा हो जो कि अध्रुवीय प्रकृति रखते हैं, तो ऐसे ठोस अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाएंगे। जैसे ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड इस प्रकार के यौगिक हो सकते हैं जिनकी ध्रुवता नहीं होती या जिनमें ध्रुवता नहीं पाई जाती। तो जब इस प्रकार के यौगिक ठोस अवस्था में प्राप्त होते हैं तो इनके मध्य जो बंध पाया जाता है उसे हम अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए समझना चाहें तो ऑक्सीजन के एक अणु का ऑक्सीजन के दूसरे अणु से आकर्षण किसी भी प्रकार की ध्रुवता के कारण नहीं होता, क्योंकि एक अणु के दोनों परमाणु समान विद्युत ऋणी होने के कारण इनमें आंशिक धनावेश या ऋणावेश नहीं पाया जाएगा। अतः जो अणु है वो पूर्णतया अध्रुवीय होता है। तो एक अध्रुवीय अणु का जब दूसरे अध्रुवीय अणु से आकर्षण होगा तो ऐसे बनने वाले ठोस अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाएंगे। तो जितनी भी उत्कृष्ट गैसें होती हैं, जैसे कि जिनको हम ठोस अवस्था में बदलें, जैसे ऑर्गन को, क्रिप्टॉन को, जीनॉन को, तो जो अक्रिय गैस हैं इनमें ध्रुवता नहीं पाई जा सकती या इन पर किसी भी प्रकार का आंशिक आवेश, धनावेश या ऋणावेश उपस्थित नहीं हो सकता। तो ऐसे गैसें जब ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे ऑर्गन के एक अणु का दूसरे अणु से जब आकर्षण होता है तो यह ठोस आणविक ठोस होगा। अब आप यहां पर यह सोच रहे होंगे कि ऑर्गन को जब हमने यहां पर एक ही परमाणु लिखा है तो यह अणु कैसे हुआ। सामान्यतः हम अणु जब भी लिखते हैं तो उसमें परमाणुओं की संख्या 2 या 2 से ज्यादा होती है। देखिए बच्चों, अणु हम उस यौगिक को कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से इस वातावरण में रह सकता हो, यानी कि वह यौगिक जो बंध बनाकर स्थायी हो गया है और बिना किसी दूसरी यौगिक से क्रिया करे अकेला वातावरण में रह सकता हो, वह अणु कहलाता है। चूंकि आप जानते हैं कि उत्कृष्ट गैस जितनी भी होती हैं, जैसे कि हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सभी अक्रिय होती हैं, किसी भी यौगिक से दूसरे तत्व से क्रिया नहीं करती। जब इनकी क्रिया दूसरे तत्वों से नहीं होती तो इनके अणु बनने का सवाल ही नहीं होता। लेकिन ये वातावरण में स्थायी है, यानी कि ये एक अणु के भांति व्यवहार कर रही है, इसलिए इन्हें हम एकल परमाणविक अणु के रूप में जानते हैं या इन्हें हम एकल परमाणविक अणु मानते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो यहां पर बच्चों ये याद रखिए कि जीनॉन, क्रिप्टॉन और ऑर्गन, हीलियम, नियॉन, ये अक्रिय गैसें एक परमाणविक अणु होती हैं। जो अगला प्रकार हमारे पास आणविक ठोस का है वो होता है ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस यानी कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में ऐसे यौगिक होते हैं जैसे HCl। अगर हम HCl की बात करें तो HCl में
हाइड्रोजन और क्लोरीन दो ऐसे तत्व उपस्थित हैं जिनकी विद्युत ऋणता में पर्याप्त अंतर होता है। जब इनके मध्य सहसंयोजक बंध बना हुआ है तो क्लोरीन इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस कारण क्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। ठीक इसी प्रकार जब हम दूसरे अणु की HCl की चर्चा करेंगे तो उस पर भी आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश इस प्रकार से उपस्थित होगा। जब दो HCl के अणु हम पास पास रखते हैं तो इनके मध्य आकर्षण पाया जाएगा या ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे क्योंकि इन पर आंशिक आवेश मौजूद है। तो ये आंशिक आवेश युक्त HCl के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इनमें बंध निर्माण हो जाता है। ऐसा जब होता है जब HCl को हम ठोस रूप में परिवर्तित करें तो इस बंध के निर्माण के कारण ये ठोस बन जाएगा। और चूंकि ये जो अणु हैं ये ध्रुवीय अवस्था में यहां मौजूद हैं या ध्रुवीय HCl हैं ये, इसलिए इस प्रकार से बने ठोस ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाएंगे। ऐसा CO2 में, SO2 में आदि यौगिकों में भी होता है। ये यौगिक ध्रुवीय आणविक ठोस के उदाहरण हैं। तीसरा और अंतिम प्रकार के आणविक ठोसों की बात हम करें तो वे होते हैं हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस, अर्थात ऐसे ठोस जिनके निर्माण में हाइड्रोजन बंध ने भाग लिया हो, अर्थात ऐसे यौगिक जिनके मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, वे यौगिक हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसे अधिक विद्युतऋणी तत्व ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जब हाइड्रोजन के अणु जुड़े होते हैं, जैसे हमारे पास जल के अणु में हाइड्रोजन अधिक विद्युतऋणी तत्व ऑक्सीजन के साथ में जुड़ी हुई है। यह ऑक्सीजन बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस कारण ऑक्सीजन पर ऋणावेश और हाइड्रोजन पर धनावेश आ जाता है। ठीक इसी प्रकार ऑक्सीजन पर ऋणावेश और हाइड्रोजन पर धनावेश दूसरे जल के अणुओं में भी आ जाता है। जब इन दोनों अणुओं को हम पास पास रखते हैं तो इनके मध्य विपरीत आवेश होने के कारण आकर्षण पाया जाएगा और ये जो आकर्षण है यह हाइड्रोजन बंध कहलाएगा। तो जल के अणु के ठोस बनने में हाइड्रोजन बंध का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो बर्फ एक प्रकार का हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस है। ऐसे कुछ ठोस हमारे पास ठोस अमोनिया, ठोस HCl आदि होते हैं। आगे हम बात करेंगे, यहां हम HCl को इसमें नहीं रखेंगे। HCl में चूंकि हाइड्रोजन मौजूद है लेकिन इसकी विद्युत ऋणता कम होने की वजह से इसके मध्य बनने वाला बंध ध्रुवीय आणविक ठोस श्रेणी में रखा जाता है, ना कि हाइड्रोजन बंध की श्रेणी में। यहां पर यह मूलभूत अंतर होता है कि हाइड्रोजन की मदद से बनने वाले बंध हाइड्रोजन बंध कहलाते हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा जो है वो 200 किलो जूल प्रति मोल के आसपास होनी चाहिए। अगर इससे कम ऊर्जा है और बंध निर्माण में हाइड्रोजन भी भाग ले रहा है तो भी वह बंध हाइड्रोजन बंध ना कहलाकर ध्रुवीय आणविक बंध कहलाता है, जिसे हम वंडर वॉल बंध के नाम से भी जानते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं हाइड्रोजन
बंध की जो कि जल में पाया जाता है और CO2 में पाए जाने वाले वॉन डर वाल बंधों की। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि दो जल के अणु जो एक दूसरे के पास पास स्थित हैं, इनमें ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश मौजूद है। इस कारण दो जल के अणु एक दूसरे से आकर्षण कर रहे हैं और यह आकर्षण हाइड्रोजन बंध कहलाता है, जो इनको ठोस रूप में बदलने के काम आता है, या बर्फ के ठोस बनने में, जल से ठोस बर्फ बनने में इस हाइड्रोजन बंध का योगदान होता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे CO2 में देखें तो CO2 के अंदर एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से जो आकर्षण है यह वॉन डर वाल आकर्षण कहलाता है, क्योंकि CO2 का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं कर सकता। तो यहां हम यह भी देख पा रहे हैं कि कैसे एक अणु के साथ में दूसरे अणु का वॉन डर वाल आकर्षण पाया जाता है। तो इस वीडियो में, इस क्लास में बच्चों हमने सीखा कि कैसे ठोसों को उनके मध्य पाए जाने वाले अंतराण्विक और अंतर आयनिक बंधों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ये जो वर्गीकरण था इसका हमने विस्तार से अध्ययन इस क्लास में किया। आगे की क्लास में हम सीखेंगे इकाई कोशिका और उससे जुड़ी हुई विभिन्न चीजों के बारे में। धन्यवाद।